दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियां में। आज की कहानी का शीर्षक है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। एक अंधी लड़की जा रही है, यह बोलने पर रास्ते बदले, लोग बहाने से हाथ छू लेते हैं। ससुर की बेइज्जती से तंग आकर घर छोड़ा। मेरा नाम समा है, मैं विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि दृष्टिहीन हूँ। मेरी बहन भी ठीक से देख नहीं पाती है और मेरे पापा को तो एकदम दिखाई नहीं देता है। लोग कुछ भी देते लेते समय हाथ छूते हैं। मेरे अंधेपन का फायदा उठाकर ऑटो वाला भी कई बार मुझे गलत रास्ते में लेकर चला गया, यह सोचकर कि मुझे सही से दिखाई नहीं देगा। शादी होने के बाद ससुराल में बहुत जलाल झेली। मेहमान घर पर आते तो मैं डर जाती थी, क्योंकि मेरे ससुर जी उन्हीं के सामने मुझे बेइज्जत करना शुरू कर देते थे। कहते थे कि देखो मैंने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है, एक अंधी बहू को लाया हूँ, उसको भी शादी करवा दी अपने बेटे से, उसकी भी नसीब खुल गई होगी। आखिरकार तंग आकर मैंने घर ही छोड़ दिया। दरअसल मेरे परिवार में सभी लोग दृष्टि बाधित है। मेरी बहन सुमन जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है वह भी दृष्टि बाधित है। वह भी एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है। पापा को एकदम नहीं दिखता है। पापा पूरी तरह से कुछ भी नहीं देख सकते। बस हमारी घर में एक माँ है जिन्हें दिखाई देता है, लेकिन अब उनकी भी पैर पूरी तरह से पोलियो ग्रसित हो गई है। इस तरह घर में 4 लोग हैं, जिनमें से 3 जन पूरी तरह से दृष्टि बाधित है और एक पैर से लाचार है। ऊपर से गरीबी के थपेरे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी जिंदगी का सफ़र कैसा हो रहा है। पापा इन सब के बावजूद हमारे लिए बाहर जाकर काम करते हैं और हमें बहुत झुकना पड़ता है। मेरा घर 2 मंजिलों का है। नीचे का मंजिल पर रिश्तेदार और ऊपर हम लोग रहते हैं। हम सभी विकलांग होने के बावजूद उन लोगों ने हमें नीचे वाला फ्लैट नहीं दिया। ऊपर जाने के लिए घर के अंदर लकड़ी की सीढ़ी होती थी। कई बार तो हम उससे नीचे भी गिरे हैं। पापा को एकदम से नहीं दिखाई देता था, इसलिए उन्हें ज़्यादा मुश्किल होती थी। सीढ़ियों से बार बार उतरना चढ़ना ये बात आसान नहीं है। माता जी पोलियोलाइज्ड है और उनकी पीठ में भी दिक्कत है। फिर भी वह चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में पोस्टर बेचती थी। जब कभी अतिक्रमण हटाने वाली गाड़ी वहां आती तो सामान समेट कर भाग भी नहीं पाती थी। कई बार जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो रिश्तेदार माँ के सामने पैसे फेंक देते थे। कहते थे कि जाओ बच्चों को कुछ खिला दो। मुझे याद है कि बचपन में मेरी माँ ने एक नॉर्मल स्कूल में ही दाखिला करवाया था मेरा, लेकिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ सब कुछ धुंधला सा दिखता था। टीचर डांटते तो बच्चे मेरा मजाक बनाते थे। उसके बाद एक टीचर ने माँ को स्कूल में बुलाया और बताया कि आपकी बेटी को काफ़ी दिक्कत है, दिखाई नहीं देता। फिर टीचर मुझे आगे की बेंच पर बिठाने लगी, लेकिन तब भी मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था। उन दिनों जब मैं और मेरी बहन सड़क पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते थे तो बच्चे कहते थे, देखो अंधी लड़कियां जा रही है।
वह सुनकर बहुत बुरा लगता था। कई बार तो हम रास्ता बदल लेते थे। रिश्तेदार हमारी पढ़ाई पर रोक लगवाना चाहते थे। वे कई बार माँ से कहते हैं कि अरे इन लड़कियों को पढ़ा लिखा कर क्या करोगी, यह पढ़ लिख कर क्या कर लेगी। लेकिन माँ बाप ने हमें पढ़ाई से कभी नहीं रोका। माँ ने हमें घर का सारा काम सिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत में हमें चाय बनाते समय चीनी की जगह चावल डाल देते थे। कई बार नमक डाल दिया करते थे। जब भी कभी कभार गलती हो जाती, रसोई में जाते हुए डरती हूँ। हम चीज़ों को उसकी खुशबू से पहचान पाते थे। सूंघ कर समझते थे कि नमक है या चीनी है। ये याद करके भी रखते थे कई सामान को कि यह कहाँ रखा है। माँ एक ही सपना था कि हम दोनों बहन पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़े हो जाएं। वह सोचती थी कि विकलांग होने के बावजूद भी इन्हें जो सहना पड़ता है, काफ़ी बेटियां को वो ना सहना पड़े। माँ ने हमें दोनों बहनों की एडमिशन ब्लाइंड स्कूल में ही करवाया। वहाँ हॉस्टल में रखा। 12 साल तक हम ब्लाइंड स्कूल में ही रहकर पढ़ाई कंप्लीट किए। ब्लाइंड स्कूल और वहाँ का हॉस्टल की ज़िंदगी बाकी जगहों से अलग होती है। वहाँ जब भी किसी नए बच्चे को हम मिलने जाते तो एक ही सवाल पूछते थे, तुम्हें कितना % दिखाई देता है। मुझे याद है कि मेरे हॉस्टल में एक नई रूममेट आई थी। वह बहुत रो रही थी। मैंने उससे जाकर पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि आज मुझे जरा सा भी दिखाई नहीं देता तो मेरी मम्मी पापा ने मुझे यहाँ छोड़कर ना जाते। माँ बाप की उन कोशिशों से मैंने पढ़ाई में इतना मेहनत किया था। 10वीं कक्षा में चंडीगढ़ ज़िले में टॉप किया था मैंने। 12वीं भी दोबारा से काफ़ी अच्छी नंबरों से पास हुई। 88% मेरे बने थे। मेरे ज़िले में टॉप रैंक आई थी। फिर भी मेरे माता पिता न जाने क्यों मुझसे नफ़रत करते हैं। मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ। उसके लिए मुझे कई मेडल मिले हैं। स्कूल लेवल पर धावक भी रही हूँ। ब्लाइंड स्कूल के बाद ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज भी गई हूँ। वहाँ पहले ही साल में मेरे मेरिट के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक में मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई। वहाँ मैं क्लर्क हूँ, लेकिन यहाँ भी संबंध कम नहीं। पहले बैंक में मेरा काम पब्लिश लीडिंग का था। फॉर्म वगैरह भरते समय गलत कॉलम भर देती थी तो स्टाफ के बाकी साथी हाय तौबा मचा देते थे। तबकि वैसी गलती सामान्य आंखों वाले लोग से भी हो जाती है। संघर्ष के साथ बैंक का काम किया। बैंक के काम के साथ साथ मैंने सिंगिंग में कई अवार्ड जीते, लेकिन लोग मेरे अंधेपन का अक्सर फ़ायदा उठा लिया करते। ऑफिस में कस्टमर्स कलम लेने देने के बहाने हाथ छूते हैं। कहीं भी आते जाते समय जब लोगों को पता चल जाता कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है तो वो लोग किसी न किसी बहाने मेरे हाथ को टच करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। कई बार इन
हरकतों से मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ और लगने लगता है कि मैं दूसरे दुनिया में क्यों नहीं चली जाती। एक बार मैं ऑटो से घर जा रही थी। आधे रास्ते में एहसास हुआ कि वो मेरे घर का रास्ता नहीं है। मैंने दोबारा से ऑटो वाले से कहा, भैया ये रास्ता मेरे घर के तरफ नहीं जाता है। वह नहीं मान रहा था तो मैंने थोड़ा गुस्से में आकर बात की। यह डर गया, फिर सही रास्ते से मुझे घर तक पहुंचाने लगा। ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है, घर हो या ऑफिस हो। घर और ऑफिस से आते समय लोगों को अगर पता चल जाता कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ तो लोग ऐसा देखते थे जैसे कि मैं कोई दूसरे दुनिया से आई हुई जानवर या एलियन हूँ। लोग मुझे अजब तरह से घूरते, मैं कोई चिड़ियाघर का जानवर थोड़ी न हूँ। पूछते हैं, अच्छा तुम्हें कितना दिखाई देता है? चाय खाना बना लेती हो कि नहीं? मेरे नौकरी लगने के बाद मम्मी पापा ने मेरी शादी हरियाणा के एक हिस्से में कर दी। ससुराल के लोग हमारे दूर के ही रिश्तेदार हैं। शादी से पहले पति ने कहा था, तुम मेरी जिंदगी भर की पूजा हो। मुझे इस वक्त समझ आ रहा है और उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि इनका ये कहने का मतलब क्या है। उन्होंने मुझसे नहीं, बस मेरी सरकारी नौकरी से लेना देना था। शादी के बाद 6 महीने तक ससुराल में सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने मेरा बेइज्जत करना शुरू कर दिया। कई बार लगने लगा कि मैं क्यों ना खुद ही दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करूं। ससुराल ने अपनी प्राइवेट नौकरी भी छोड़ दी थी। पति ऑटो चलाते थे, लेकिन वह भी मेरी सरकारी नौकरी पर ही भरोसा करके बैठे थे। मन लगाकर अपनी काम को नहीं किया करते थे। अपना ऑटो रास्ते में खड़ा करके सो जाया करते थे। पूरा घर बस मेरी सैलरी पर ही निर्भर हो रखा था। वह मेरे एटीएम कार्ड भी अपने पास रख लेते थे। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा अकाउंट में कितना है, और मेरे पति को मेरा विजुअली इम्पेयर्ड होना अचानक से खटकने लगा। वह मुझसे कहते थे, बाहर अकेले मत जाया करो, किसी से बात मत किया करो, गेट के बाहर सब्जी भी लेने मत निकला करो, मैं ही तुम्हें बैंक छोड़ दिया करूँगा और लेने भी आया करूँगा। जब मेरा पीछा किया, ऐसा क्या हुआ? वह बोले, मैं नहीं चाहता कि किसी को पता ना चले कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है। मेरी बेइज्जत होती थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब एक बार पति के साथ ऑटो से कहीं जा रही थी। रास्ते में उन्होंने कहा फल खरीदने हैं, लेकिन उन्होंने ऑटो नहीं रोका। कहा कोई जान लेगा तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं अपने पास ही तुम्हें बिठा कर रखता हूँ और पूछता रहता, अच्छा तुम्हें वो सामने रखा चीज़ कितना दिखाई देता है? मुझे केवल उस समय बेइज्जती के सिवा और कुछ महसूस नहीं होता था। मुझे केवल ब्लाइंडनेस ही है। मेरे पति अक्सर कहते थे, तुझे तो रंग भी दिखाई नहीं देते हैं।
तुझे इतनी ही दिक्कत है तो तू क्या कर सकती है। ये कहकर मेरे पति तंज कसते थे। से तो एक फॉर्म भी ढंग से नहीं भरा जाता। रिश्वत देकर नौकरी लगवाई है क्या तू अपने। जबकि शादी से पहले उन्हें सब पता था। शादी के दौरान समा के नौकरी पाने के बाद मम्मी पापा ने उसकी जल्दी शादी कर दी। उनकी शादी हरियाणा के एक हिस्से में, जहां उनका पति का ससुराल के लोगों के साथ बहुत तंग किया। वह तंदूर में बनी रोटी ही खाते थे, लेकिन मैं उस पर नहीं बना सकती हूँ, इसलिए गैस पर बना कर देती तो उसे फेंक देते थे और कहते थे कि मेरे लिए खाना मत बनाया करो। मेरे ससुर भी मेरे साथ अभद्र तरीके से पेश आते थे। घर पर जब भी कोई मेहमान आ जाता तो वह मुझे उनके सामने बुला लिया करते थे और कहते थे कि देखो देखो, ये तो मेरी बहू है, इसे दिखाई नहीं देता है। हमने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है इसे अपने घर लाकर। अरे बेटे के लिए तो एक से एक लड़कियां लाइन में खड़ी थी, लेकिन हमने इसे इसलिए चुना क्योंकि इसकी भी भाग्य खुल जाए। उसके बाद मेहमान भी मुझ पे सवालों के बारिश कर दिया करते थे। अच्छा, कितना दिखाई देता है, दिखाई देता भी है कि नहीं, देखो वो कौन सी चीज़ है, वहाँ पर क्या रखा है, वो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, चाय या खाना बना लेती हो कि वो भी नहीं होता है तुमसे। के बाद मैं एक घर में अकेली जाकर खुद को बंद कर बहुत रोया करती, क्योंकि मुझे उस समय घर से बाहर निकलने से भी बहुत ज़्यादा ही शर्म आता। यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ मैं भगवान की दिए हुए ज़िंदगी को जी रही हूँ, फिर भी मुझे इस कदर जीना पड़ता है। ऐसा लगता है कि मैंने ही लोगों पर बोझ ढाया हुआ है, मैंने ही लोगों को बहुत तंग किया हुआ है। कभी कभी खाना बना दिया करती थी तो उसमें मेरे खाने को खाने के बाद नुक्स निकाला करते थे लोग, मिर्ची ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है। तंग आकर मैं घर से अलग हो गई और अकेले रहने लगी। उस समय अगर मेरे मम्मी पापा घर पर आते तो उनके चाय नाश्ता तक का पैसा मुझसे ही मांगा जाता था, जबकि घर में सब कुछ मेरे सैलरी से ही आता था। मेरे कमरे से सामान भी चोरी होने लगा और मुझे पता ही नहीं चल पाता था कौन मेरे बाजू में खड़ा है, किसने वो सामान उठाई है। के बावजूद जब भी कोई मेहमान आते तो पहले की तरह ही मेरे को बेइज्जती से भर कर जाते। इतना जलील किया जाता कि कई बार लगने लगा कि मैं चल ही जाऊं दूसरी दुनिया में, अगर मैं इतनी बोझ लगती हूँ। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके उस घर से निकलने का फैसला मैंने किया। उस पर मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन मैंने नहीं माना और निकल गई। ससुराल के लोगों ने मेरे 2 साल के बच्चे को भी मुझसे छीन लिया और उस समय मुझे एक बच्चा हुआ ही था कि और मैटरनिटी लीव पर मैं थी। उसी बच्चे के साथ वापस मुझे चंडीगढ़ आना पड़ा। इस घर से निकलने के बाद मेरी पहली बार मुझे ये बात का पता चला कि मेरी सैलरी कितनी है, कितनी ज़रूरत की चीज़ है। अब मैं खुश हूँ, अपना कमा रही हूँ, अपने आप को संभाल पा रही हूँ, अपने बच्चे को खिला पा रही हूँ, पाल पोस पा रही हूँ। आखिर में कहूँगी कि अगर भगवान आँखों की रोशनी देता है तो जीवन ज़्यादा अच्छा होता।
कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का भी अगर ससुराल में इतना बुरा हाल है तो मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर। साथ ही साथ उन लोगों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो मेरी कहानियों से मोटिवेट हुए। ये भले ही मेरी अपनी खुद की असली कहानी नहीं है, ये मैंने इंस्पिरेशन के तौर पर एक कहानी बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी वीडियो बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय।